चॉइस हो कि लाल हवेली या जिंदगी, तो मैं लाल हवेली को चॉइस। बुद्धा भाई की सहगल हवेली से शेख रशीद की लाल हवेली तक का मुकम्मल सफ़र और दिलचस्प दास्तान। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें। रावलपिंडी के बोहड़ बाज़ार से गुज़र हो तो लाल हवेली पर निगाहें ज़रूर टिकती हैं, जिसे शहर की पहचान कहा जाता है। हवेली के सामने बरसों से मुकीम चाचा सादिक कहते हैं कि कभी रात के अंधेरे में यहाँ हुस्न व जमाल के मदह सराओं की भीड़ लगा करती, सुरताल की महफलें सजती, अब यहाँ सियासी शतरंज की बसात सजती है। लाल रंग में रंगी ये इमारत किसने बनवाई, शेख रशीद के पास कब से है और रावलपिंडी की बाकी इमारतों से कदरे मुख्तलिफ और इस रिहाइश गाह की तारीख़ क्या है, ये वो सवाल हैं जिनके जवाबात आप जानना चाहते होंगे, लेकिन ये आपको आज एंटरटेनमेंट बाई साद की इस वीडियो में मिलेंगे। हवेली के आस पास दुकानों के थड़ों पर बैठे बुजुर्गों से हवेली से जुड़ी दास्तानें सुनकर तो लोग बेसाख्ता उस हवेली में दाखिल होते हैं, जिसके कुछ हिस्से में मंदिर भी शामिल है, लेकिन कुछ हिस्से महकमा-ए-औकाफ के पास हैं, तो एक हिस्सा शेख रशीद की मलकियत है। लाल हवेली अंदर से कैसी है, कैसे एक हवेली मोहब्बत के लिए बनाई गई राहदारियाँ सियासत की भूल बलियों की नज़र हुई, क्या इससे जुड़ी दास्तान के किरदारों को अब भी हवेली के अंदर जाकर महसूस किया जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसका ताल्लुक़ इससे मलकियत से जुड़े कानूनी तनाज़े से है। शेख रशीद अहमद अपनी किताब फर्जंद पाकिस्तान में लिखते हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, जहलम के खुशहाल हिंदू घराने के चश्मो चिराग बैरिस्टर धनराज सहगल एक शादी की तकरीब के लिए सियालकोट आए, जहां उन्होंने बुद्धा बाई को महवे रक्स देखा। धनराज को बुद्धा के घुंघरुओं की झनकार इस कदर भाई कि वो इसे दिल दे बैठे। मोहब्बत की इस कहानी ने लाल हवेली की बुनियाद रखी और फिर उसके बाद धनराज बुद्धा को अपने साथ रावलपिंडी ले आए और बोहड़ बाज़ार में एक शानदार हवेली बनाई जो सहगल हवेली के नाम से मशहूर हुई। शेख रशीद अपनी किताब में मज़ीद लिखते हैं कि बुद्धा भाई मुसलमान थी, इसलिए एहतराम में धनराज ने बुद्धा के लिए हवेली के सहन में मस्जिद और अपने लिए मंदिर बनवाया। दोनों अपनी इबादत गाहों में बिना किसी खौफ के इबादत किया करते, मगर आज इसी मंदिर, मस्जिद और हवेली के दरमियान कई घर हायल हैं। आस पास के पुराने मकीन ये बताते हैं कि यहाँ पर बुद्धा बाई सोमो सलात की पाबंद हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता गाना सीखने वालों की तादाद कम और दर्स लेने वालों की तादाद बढ़ती चली गई। फर्जंद पाकिस्तान नामी किताब के कुछ औराक बताते हैं बंटवारा हुआ तो धनराज ने हवेली बुद्धा बाई को सौंपी और ख़ुद ख़ानदान के हमरा इंडिया चले गए, लेकिन बुद्धा बाई यहाँ अकेली रह गई, तो अदालत ने उसे मतरूका मलकियत करार देते हुए 20वें हिस्से में सिर्फ वही हिस्सा उन्हें दिया जो आज लाल हवेली कहलाता है। नाजरीन, अदालत में जब आपसे सवाल किया गया कि वो बयान दे दें वो हिंदू हो चुके हैं या धनराज मुसलमान हो चुके हैं, तो आपको ये हवेली मुकम्मल तौर पर अलाट की जाएगी, लेकिन आपने कहा नहीं, ऐसी कोई बात चूँकि है नहीं, तो मज़हब के सिवा हमने सब कुछ बांटा, यूँ हवेली का बड़ा हिस्सा आपसे छिन गया। आपको मैं बताऊं, इस हवेली में चोरी की गर्ज से आए चोरों ने भी एक मर्तबा बुद्धा बाई के जवान साल भाई को कत्ल किया। तरह तरह के लोग उन्हें अकेला पाकर हवेली में झांकते, लोग समझते थे कि वह बहुत अमीर खातून हैं जिसके पास सोने चांदी के जेवरात हैं, मगर दामन में अधूरी मोहब्बत और उसकी निशानी के सिवा कुछ न था। एक रात बुद्धा बाई सहगल हवेली छोड़ गईं और कभी ना लौटीं। वो कहाँ गईं, क्यों गईं, कोई नहीं जानता, मगर दोबारा सहगल हवेली में उसे देखना नसीब ना हुआ। फिर सालों बाद ये हवेली वीरान पड़ी रही, क्योंकि खौफ के मारे इसका कोई ख़रीदार आता ही नहीं था। हवेली के साथ वाले मकान की मकीन यास्मीन ने बताया कि वक्त वो भी आया जब सहगल हवेली के लोग जिनों की हवेली के नाम से पहचाने जाते, तो किसी को यहाँ बजती पायल सुनाई देती तो किसी को बुद्धा के कह कहे। रशीद साहब हवेली ख़रीदने के हवाले से बताते हैं कि काफ़ी अरसा गुमनामी में रहने वाली सहगल हवेली को कश्मीर से आए एक ख़ानदान ने 2,18,000 में ख़रीदा। फिर ख़रीदने वालों ने शेख रशीद को 5.5 लाख में ये हवेली बेच दी। यूँ सहगल हवेली कौड़ियों के भाव ख़रीद ली गई।
حویلی کو پھر آپ نے سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنایا، جہاں نواب زادہ نصر اللہ خان، نواز شریف اور الطاف حسین جیسے سیاستدانوں کو بالکنی میں عوامی اجتماعات سے خطاب کرنے کا موقع ملا۔ شیخ رشید نے اس حویلی کی تزئین و آرائش میں لال رنگ کی کشمیری لکڑی کا استعمال کیا۔ نئے رنگ روپ میں ڈھالنے کے بعد اسے نام بھی نیا دیا گیا جو لال حویلی تھا، اور اس حویلی پر چسپاں اس نام کی تختی بھی 80 کی دہائی میں لگائی گئی۔ یوں بدھا بائی کی سہگل حویلی شیخ رشید کی لال حویلی بن گئی۔ ناظرین، آپ کو میں بتاؤں، بدھا بائی کا ڈانس گھر یہاں پر آج بھی موجود ہے، جبکہ وہ 2 کمرے جن میں وہ رہا کرتی ان پر پرانے تالے لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہاں پر دلچسپ بات اور بھی کہ ایک بار کشمیر سے ایک افسر حویلی دیکھنے آیا اور رو پڑا اور بولا، یہ میری ماں بدھا بائی کی حویلی ہے۔ آپ کو انتہائی حیرانی ہوگی یہ جان کر کہ شیخ رشید سے ہی پوچھا گیا تھا، آپ کو زندگی کا دوبارہ آنے کا موقع ملے یا لال حویلی، تو آپ نے کہا میں لال حویلی کا انتخاب کروں گا۔ تفصیلی داستان کے لیے ہم نے معلومات BBC کی ایک رپورٹ سے لی ہیں، جو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے